हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन का एक नया टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, ठीक है, नया टॉपिक फाइनल अकाउंट। देखो, इस फाइनल अकाउंट के चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। कोई बिजनेसमैन है, उसको अपनी प्रोग्रेस जाननी है कि एक साल में हमने कितना अर्न किया बिजनेस में, तो यही रिजल्ट हुआ कि प्रॉफिट कितना अर्न किया। और हमारे पास एसेट्स होंगे, लायबिलिटी होंगी, हमने एसेट्स कैसे मैनेज कर रखे हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, हमारी कंपनी की वेल्थ वगैरह कितना है, सारी चीज़ें जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट के अंदर जो हमारा सबसे पहला अकाउंट बनेगा वो बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट नंबर 2 पे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ में ही बनते ही हैं। और फिर हमें एक बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। इस चैप्टर में हम 3 चीजें पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयर आफ्टर बैलेंस शीट, ठीक है। 3 चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। अब ट्रेडिंग कैसे बनता है, पीएनएल कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट कैसे डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितने आए, क्या प्रोग्रेस हुई। ऐसे ही बिजनेस में प्रॉफिट कितना अर्न किया, ये निकालना है। तो प्रॉफिट कितना अर्न किया ये कहाँ से निकलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट होगा, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना के क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट आपके अर्न किया है। देखो अब इसमें कैसे बनाना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, इससे पहले कुछ और चीजें देखते हैं। किसी भी बिजनेस में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। जब कभी भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आप पूछोगे मेरे से सोर्स ऑफ इनकम बता दो कि इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, खर्चे क्या क्या हो रहे हैं। इनकम और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर प्रॉफिट। टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करना है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। इसके लिए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस आपके पास पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन है। अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल, देयर आफ्टर बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनाएंगे हम, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बना होगा, जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री करने के लिए हमने कुछ रूल्स यूज करे होंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, याद है आपको। तो जब कभी भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो इनकम चाहिए, एक इनकम मिल जाए, एक्सपेंस मिल जाए, और बैलेंस शीट के लिए क्या चाहिए मुझे, एसेट्स मिल जाए, देयर आफ्टर लायबिलिटी। इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये 4 चीजें पता चल जाएं तो क्या बन जाएगा मेरा ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। ये चारों होंगे कहां पर, ये चारों होंगे ट्रायल बैलेंस में। अब मुझे उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। तो ये पहले से ही फिल्टर होके आते हैं ट्रायल बैलेंस में, रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं। रूल्स का मतलब जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स फॉलो करें हैं। ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम है, 1 कॉलम इज डेबिट, सेकंड कॉलम इज क्रेडिट। तो क्रेडिट में इनकम मिल जाएगी, क्रेडिट में लायबिलिटी मिल जाएगी। जो चीज़ें इनकम नहीं होंगी वो सारी क्या होंगी, लायबिलिटीज, ठीक है। ऐसे ही डेबिट साइड में एक्सपेंस मिल जाएगा और एसेट्स मिल जाएगा। तो एक बार रूल्स भी देखते हैं फिर करते हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है। रूल्स देखते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, थोड़ा सा रूल्स पे जाते हैं एक बार। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होता था, रियल अकाउंट के लिए रूल होता था डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, राइट, एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये होता था रियल के लिए रूल्स। फिर नॉमिनल के लिए, रियल में आ जाते थे हमारे सारे एसेट्स वगैरह, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सारी चीजें क्या होती थी हमारी रियल। जब कभी भी डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल में आते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम। तो रूल क्या बनेगा, डेबिट ऑल लॉसेस
एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। देन क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। थर्ड रूल है, थर्ड किसका आएगा, पर्सनल का। जब कभी भी हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या यूज करना है। पर्सनल मीन्स डेटर, क्रेडिटर, किसी पर्सन से हमें पैसे लेने हैं या देने हैं, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगेगा, ठीक है। तो ये रूल्स थे। इन रूल्स के अकॉर्डिंग, इन रूल्स की हेल्प से हम क्या करते थे, जर्नल एंट्री, देयर आफ्टर लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ये बनाते थे। अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो सारे खर्चे क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। एक सिंपल फॉर्मेट में बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। जितनी भी जर्नली एसेट्स होगी, तो एसेट्स का जर्नली बैलेंस तो डेबिट होगा। व्हेन इंक्रीज इट इज डेबिट, व्हेन डिक्रीज इट इज क्रेडिट। ऐसी बात करते हैं फिर लायबिलिटी की। जर्नली तो ये क्रेडिट होगी, व्हेन इंक्रीज क्रेडिट, व्हेन डिक्रीज डेबिट। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। इतनी चीजें की बात, चार चीजें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, सॉरी एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, और मैंने दोबारा लायबिलिटी लिख दिया, यहां पर इनकम लिख लेते हैं, राइट। इनकम ऑलवेज क्रेडिट, हाँ। एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। एसेट्स ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, ये नेचर होता है इनका। क्योंकि अलग अलग लिखना होगा तो इसलिए अकाउंट्स में रूल्स बने हुए हैं पहले से ही, इनको हमने सेपरेट सेपरेट रख लिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब रूल्स के बाद आगे पढ़ते हैं। देखो जितने भी खर्चे हैं इनको कैसे डालेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डाल देंगे, और इनकम जितनी भी होगी वो कहाँ डाल देंगे, हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डाल देंगे। बाकी जो एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ पे ट्रांसफर करोगे आप, बैलेंस शीट में। तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं। पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट आप नोट कर लेना। अब फॉर्मेट में क्या है कि किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ये चीजें देखो। एक ही अकाउंट मैंने बनाया है, इसी में बन जाएगा आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ में बनाते हैं बैलेंस शीट, साथ में बनाते हैं बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट, रुपीज एंड रुपीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। अब क्या होता है, कुछ खर्चे मैंने पहले लिख दिए, बाद में लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम खर्चों को लिखेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे। जो पहले ज्यादा प्रायर है वो एक्सपेंस यहाँ पे लिख देंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, ठीक है। फिर जो खर्चे यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह, उन खर्चों को मैंने पहले लिख दिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंटेशन का तरीका है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो आप सबसे पहले जनरली क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस, जो मैन्युफैक्चरिंग पे डायरेक्ट एक्सपेंस लगता हो वो खर्चा डाल दो आप। फिर उसके बाद परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद परचेज आएगा। परचेज के बाद मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, और वेजेस वगैरह, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये खर्चे यहां पर हमें डालने हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, जो खर्चा आपको लगे देखने से डायरेक्ट एक्सपेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता हो, फैक्ट्री में खर्चा हो रहा हो, वो सारा खर्चा आप ट्रेडिंग में क्या करो, डेबिट। और सेल्स इनकम होती है तो क्रेडिट साइड, सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक, जनरली ये फॉर्मेट यूज होगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या हो गया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट।
अब इस ग्रॉस प्रॉफिट्स की हेल्प से आगे जाएंगे तो क्या, अब बाई ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट इनकम, इसके अलावा अदर इनकम, मैंने सेल्स करी, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की इनकम कहां से होगी, सेल्स करने से। इसके अलावा इनकम कैसे हो सकती है, हो सकता है उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, डिविडेंड रिसीव हो रहा हो, डिस्काउंट रिसीव हो रहा हो, या कोई पैसा पिछले साल डूब गया हो, इस साल रिसीव हो गया हो, बैड डेट रिकवर्ड हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, बिजनेसमैन की इनकम होती हैं। तो यहाँ पे डाल दो क्रेडिट साइड में, बाई इंटरेस्ट रिसीव, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इस तरह से जो अदर इनकम है, बैड डेट रिकवर्ड, वो सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। ठीक है, बैड डेट रिकवर, इस तरह से जो अदर इनकम है वो सारी आप कहां डाल दोगे, क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो सेल्स करने के एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, इस तरह से जो खर्चे हैं आप कहां पे डाल दोगे इनको, क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड। ठीक है, सारे खर्चे डेबिट में, सारी इनकम क्रेडिट साइड। इसके अलावा अदर एक्सपेंस, बैड डेट्स, डेप्रीशिएशन, बैड डेट्स के बाद डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई प्रोविजन आपने बनाया, ये खर्चे आप डाल दोगे इधर। ठीक है, फिर टोटल कर लो इसका। टोटल करने के बाद जो बैलेंस निकलेगा वो क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट। जो भी बैलेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। जो भी बैलेंस होगा नेट प्रॉफिट, राइट। अब इस नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं, ये प्रॉफिट ऑनर का होता है तो ऑनर के कैपिटल अकाउंट में जाके क्रिएट हो जाएगा। अब एसेट्स में क्या क्या होता है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट डाल दिए। इसके अलावा इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, ये सारे खर्चे एसेट्स जो भी हैं यहाँ पर डाल दोगे आप एसेट्स में। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिख दोगे आप, कैपिटल में क्या ऐड ऑन कर दोगे, नेट प्रॉफिट, कैपिटल में ऐड ऑन कर दोगे नेट प्रॉफिट, राइट। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज, बैंक से कोई लोन वगैरह ले रखा है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू तो है बट पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा आपका, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, या बिल्स पेबल, इस तरह से जो खर्चे हैं, सॉरी लायबिलिटीज हैं, ये सारे यहाँ पर डाल दोगे आप। तो क्या करना है, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आपको जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो सारे डेबिट में डालने हैं, इनकम जितनी भी है वो कहाँ पे डालनी है आपको, क्रेडिट साइड डालनी है, ठीक है। फिर एसेट्स और लायबिलिटीज, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम एडजस्टमेंट की। इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी होंगी फाइनल अकाउंट के, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं मैं आपको एडजस्टमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट्स क्या होंगी, एडजस्टमेंट मतलब कुछ एडजस्टमेंट ऐसी जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और जो एंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो कोई भी एंट्री कितनी बार रिकॉर्ड होती है, 2 बार, क्योंकि डबल एंट्री है, अमाउंट डेबिट होगा तो क्रेडिट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट को हम 2 बार पोस्ट करते हैं जर्नली, ठीक है। जर्नली कितनी बार पोस्ट होगी, 2 बार, जितनी भी एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट में हो सकता है कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, कोई एक्सपेंसेस है, स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी एडजस्टमेंट्स। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन कर लेते हैं। एक पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि एक्सपेंसेस को क्या करना है, आपको एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट करने, इनकम ऑलवेज क्रेडिट करनी, एसेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में पोस्ट कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के साथ कैसे आप डील करेंगे, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन में जैसे भी गिवन होगा
उस बेसिस पे हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी बेसिक एडजस्टमेंट जो होती हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहली एडजस्टमेंट अंडर द फाइनल अकाउंट, क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगा। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे गिवन होगा? एडजस्टमेंट में। जनरली जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इसको आपको 2 बार पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी चीज गिवन है तो वो कितनी बार पोस्ट होगी? 2 बार, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, और 2 वैल्यूज दे रखी है इसकी, कॉस्ट भी दे रखा है एंड मार्केट वैल्यू भी गिवन है। कौन सा रिकॉर्ड करोगे? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, इन दोनों में से कौन सा वाला? विच एवर इज लोअर। कहाँ लिखी है बात की लोअर वाला रिकॉर्ड करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, ठीक है। जो अकाउंट्स बेस्ड है वो एएस के बेस पे, एएस मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ये बात है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो हम लोअर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे हमेशा। अब कहाँ रिकॉर्ड करना है इसको रिकॉर्ड करना था, एक तो मैंने ट्रेडिंग में क्या करा था? क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखा था इसको हमने? एसेट्स में। बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा? एसेट्स में। 2 जगह चला जाएगा ये। ऐसे ही और भी एडजस्टमेंट होंगी, और एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीनिंग क्या होगा? ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। एसेट है या लाइबिलिटी है? दिस इज योर लाइबिलिटीज, ठीक है। कोई एक्सपेंस जो खर्च तो हो गए, आपका खर्चा हो गया बट आपने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नहीं करी तो क्या ये लाइबिलिटीज है। खर्चे कहाँ पर जाते हैं? ट्रेडिंग या पीएनएल में। ट्रेडिंग या पीएनएल की बात करूँ तो कहाँ पर जाते हैं? डेबिट में, रिस्पेक्टिव अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। मैंने बोला सैलरी पेड ₹10,000, ठीक है, बट सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, तो सैलरी का एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 12, बट पेड ओनली 10, 2,000 स्टिल टू बी पेड, अभी भी पे करना है। पे करना है तो क्या ये लाइबिलिटी, बट खर्चा कितने का है? खर्चा हमारा 12,000 रुपये का है। 12,000 में से 10,000 तो पे कर दिए, 2,000 अभी भी पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा ट्रेडिंग या पीएनएल में क्या हो जाएगा? जाके डेबिट हो जाएगा, और साथ में बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज में। बैलेंस शीट में कहाँ पर चला जाएगा? ये लाइबिलिटीज में। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग, प्रीपेड एक्सपेंस नॉट ड्यू बट पेड, नॉट ड्यू बट पेड। ऐसे खर्चे जो ड्यू तो नहीं हुए पर हमने क्या कर दिए? पे कर दिए। नॉट ड्यू बट पेड, नॉट ड्यू बट पेड, दिस इज योर एसेट्स। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में से क्या करना है? अच्छा, ये डेबिट साइड में रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाके ऐड हो रहे थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाके क्या हो जाएंगे? डेबिट साइड में से लेस हो जाएंगे, लेस। लाइक सैलरी प्रीपेड है तो सैलरी में से हटा दो उसको, नेक्स्ट ईयर की सैलरी मैंने अभी दे दी एम्प्लॉयज को, तो सैलरी में से क्या करेंगे? उसको लेस कर देंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में एडवांस में पेमेंट करी है हमने, तो दिस इज योर एसेट्स। 3 एडजस्टमेंट बताई मैंने आपको, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। इसके अलावा डेप्रीशिएशन की एक एडजस्टमेंट होती है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूसेज। जैसे जैसे यूज करते जाते हैं तो एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। कितना कम होगा इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्या करना है? ट्रेडिंग या फिर पीएनएल में? नहीं, ओनली पीएनएल में। पीएनएल में आता है तो पीएनएल लिख देते हैं, डेबिट कर देना है। साथ में एसेट्स में से क्या कर दोगे आप? इसको लेस कर दोगे। इसके अलावा कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं? एक्रूड इनकम, एडवांस रिसीव, कोई पैसे आपको एडवांस में पेमेंट मिल गई, एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव कर लिया, कहीं से पैसे एडवांस में मिल गए तो क्या करना है? नॉट अर्न बट रिसीव, दिस इज योर लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा ये? लाइबिलिटी में। पीएनएल में क्रेडिट साइड से क्या करना है? इनकम तो है नहीं तो लेस कर देना है, इनकम नहीं है तो क्या कर देना है? लेस कर देना है। एडवांस में पैसा लेना इनकम नहीं है, अर्न करने से पहले रिसीव करा तो ये लाइबिलिटी है, इसलिए जो भी इनकम होगी, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इंटरेस्ट में से लेस हो जाएगा। पीएनएल में सिर्फ उतना ही आएगा जितनी इनकम हुई हो या खर्चा हुआ हो, अगर एक्स्ट्रा कुछ भी है तो वो लेस हो जाएगा। जैसे प्रीपेड, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी या एक्स्ट्रा ले लिया, वो लेस होते हैं। एक्रूड इनकम की बात करते हैं। एक एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होता है?
नॉट रिसीव बट अर्न, ऐसे पैसे जो मैंने कमा तो लिए बट अभी रिसीव नहीं हुए हैं, वो अभी रिसीव नहीं हुए हैं, ठीक है। अर्न बट नॉट रिसीव बोलते हैं इसको। तो इनकम तो है, पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा, जाके ऐड ऑन हो जाना है ये। साथ में बैलेंस शीट में एसेट्स, क्योंकि पैसे आने हैं तो क्या बन जाएगा ये हमारा एसेट्स, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी एडजस्टमेंट होंगी, जो एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट हो सकती हैं, किसी भी केस पे किसी भी पॉइंट पे हम एडजस्टमेंट बन सकती है क्वेश्चन में, ठीक है। और भी एडजस्टमेंट हो सकती है, हो सकता है कि बोल दे गुड्स गिवन एज चैरिटी, या फिर परचेज अनरिकॉर्डेड है। परचेज अनरिकॉर्डेड है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? किसी परचेज की एडजस्टमेंट दे दी मैंने ट्रायल बैलेंस के नीचे, मैं एंट्री भूल गया था रिकॉर्ड करना, तो क्या करें? कोई परचेज है जो नॉट एंटर्ड है बुक्स में, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? आप क्या करोगे? परचेज की वैल्यू बढ़ा दो। तो जनरली हम ये मानते हैं कि क्रेडिट परचेज हुआ होगा, तो इसलिए साथ में हम इसके क्या करते हैं, क्रेडिटर को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। कोई भी अनरिकॉर्डेड परचेज मिलेगा तो क्या करना है, एंट्री परचेज की वैल्यू भी बढ़ा देनी है, साथ में क्रेडिटर की वैल्यू भी ऐड ऑन कर देनी है, ठीक है। ऐसी अनरिकॉर्डेड सेल्स हो सकती है, अनरिकॉर्डेड परचेज हो सकती है, या फिर कोई गुड्स गिवन है चैरिटी, कोई गुड्स दे दिया चैरिटी में या फ्री सैंपल में दे दिया, उसकी क्या एंट्री बनती है? देखो, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल या फिर चैरिटी, ठीक है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल दे दिया। परचेज में से क्या कर दो, लेस, साथ में क्या करो, पीएनएल में डेबिट। भाई फ्री सैंपल देना क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है तो क्या करना है, पीएनएल में डेबिट कर देना है, ठीक है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल दिया तो एडवर्टाइजमेंट करी है, तो उसको क्या करना है, पीएनएल में डेबिट कर देना है। एक और एक्सपेंस की बात करता हूँ, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स मैंने विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, तो उसकी एंट्री कैसे करोगे आप? गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बताओ। परचेज में से लेस, साथ में कैपिटल में से माइनस, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस। इस तरह से आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी चीज़ें हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लेंगे, साथ के साथ क्वेश्चंस करते जाएंगे, और इनकी ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस एंड बैलेंस शीट की प्रैक्टिस साथ में कर लेंगे, तीनों चीज़ की। अच्छा, एक टॉपिक की और डिस्कशन कर लेते हैं साथ में, ठीक है। ये नोट कर लो एक बार, फिर और डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइज, इसको लिख लेना एक बार, ठीक है। देखो एक टॉपिक और बता रहा हूं मैं, सेल्स ऑन अप्रूवल क्या होता है। सेल्स ऑन अप्रूवल का मतलब है किसी कस्टमर को मैंने माल बेचा, अगर उसे पसंद आएगा तो वो रख लेगा, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेल्स ऑन अप्रूवल, इससे होगा क्या, जब भी कभी हम सेल करते हैं तो क्या होता है, देखो सेल्स करने से सेल्स का इम्पैक्ट क्या होता है, जो स्टॉक होता है वो कम हो जाता है हमारे गोडाउन में से, और डेटर्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। डेटर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। हम प्रॉफिट ऐड ऑन करके बेचते हैं माल किसी डेटर को, ठीक है, तो स्टॉक कम होएगा और साथ में डेटर्स बढ़ जाएगा सेल से। अब हमने अप्रूवल पे सेल करी है, तो अगर उसको पसंद आएगा डेटर को तो वो रख लेगा, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगा। कोई स्पेसिफाई पीरियड होगा, उस पीरियड में इसको बताना है, ठीक है। अब मैंने मान लो कि किसी को सेल्स करी और टाइम दे दिया उसको 30 डेज का, उसके पास जो टाइम है वो 30 दिन का टाइम है। 30 दिन में उसको इन्फॉर्म करना है कि परचेज करना है या नहीं करना, वर्ड्स वो यूज करके देख लेगा 30 दिन तक, ठीक है। अब 30 डेज का टाइम है, बीच में आ गया आपका 31 मार्च, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा।
जिस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा उस दिन सेल्स ऑन अप्रूवल का क्या ट्रीटमेंट होगा, हमें ये चेक करना है। ठीक है, 31 मार्च के दिन कोई गुड्स किसके पास है, कस्टमर के पास है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। ये सेल्स एक्चुअल में तो नहीं हुई, अप्रूवल बेसिस पे हुई है, हो सकता है वो रिटर्न कर दें। ठीक है, तो 31 मार्च को क्या ट्रीटमेंट होगा मैं ये आपको बता रहा हूं। हम ये मान लेंगे कि वो गुड्स वापस आ गया। अगर गुड्स वापस आ गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ। ऑन 31 मार्च को किसी कस्टमर का, हम मान रहे हैं एक्चुअल में नहीं आया, तो हमने क्या करा था, पहले सेल्स बढ़ाई थी। सबसे पहले सेल्स को कम कर दो, सेल्स को कम कर दो। किस प्राइस से कम करोगे, सेल वैल्यू से, जितने में माल मैंने बेचा था। दूसरा काम, डेटर भी तो था, डेटर की वैल्यू को भी क्या कर दो काम, किससे, सेल वैल्यू से, जितने में भी माल आपने बेचा था। इसके अलावा स्टॉक को बढ़ा लो अपने, एट कॉस्ट, एट विदाउट एनी प्रॉफिट। कॉस्ट, जब स्टॉक को बढ़ाओगे तो उस प्राइस के अंदर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। वो माल हम ये मान लेंगे कि वापस आ गया, कब, 31 मार्च को। क्या पता एक्चुअल में सेल ना हो, और जब एक्चुअल में सेल हो जाएगा मान लो 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को, तब मान लेंगे सेल्स अगले साल में। इस साल लेकिन उसको सेल्स नहीं मानेंगे अगर कस्टमर ने अप्रूव नहीं करा है तो। अप्रूव कर दिया है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एंट्री नहीं होगी। जो माल अप्रूव नहीं होगा उसकी एंट्री करनी है, सेल्स की वैल्यू रिड्यूस करनी है, डेटर्स की वैल्यू भी रिड्यूस करनी है, साथ में स्टॉक की वैल्यू एट कॉस्ट से आपको क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है। ठीक है, डेटर में से हमेशा पहले यही वाली एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और, कॉमन डेटर एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं। कोई कॉमन, मान लो किसी पर्सन से मैंने माल खरीदा और उसी पर्सन को बेचा भी है। कोई एक ऐसी पार्टी है मार्केट में जो मुझे रॉ मटेरियल देती है और मुझसे फिनिश गुड्स खरीद लेती है, तो वो पार्टी, कोई ऐसी पार्टी है मिस्टर ए जिससे मैं माल खरीदता भी हूँ और इसको माल बेचता भी हूँ, तो ये हमारा डेटर्स भी होगा और क्रेडिटर भी होगा। फाइनल अकाउंट में जनरली ये एडजस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, कॉमन डेटर्स एंड कॉमन क्रेडिटर्स की। एक ऐसा पर्सन जिससे हमने माल खरीदा भी है और माल बेचा भी, ये बात एडजस्टमेंट में लिखी है कि किसी पर्सन से, एक तो बैलेंस शीट होगी साथ में, बैलेंस शीट में क्या होंगे, डेटर्स, यहाँ पर टोटल डेटर्स होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में। मान लो डेटर 50,000 के हैं, लाइबिलिटी आपके पास 30,000 रुपये की है। ठीक है, कोई मिस्टर ए है, उसको देने हैं मुझे 10,000 रुपये और उसी पर्सन से मुझे लेने हैं 12,000 रुपये। ये बात आपको बताइए, वो तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा डेटर क्रेडिटर्स, लेकिन साथ में क्या बताया है कि मिस्टर ए पर्सन जिससे मेरे को लेने कितने हैं 12,000, उसको देने कितने हैं 10,000। तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, एक शॉर्टकट यूज करते हैं, उससे 2,000 रुपये ले लेते हैं नेट। हाँ, तो यही करना है हमें कि 2,000 रुपये लेने हैं, 10,000 रुपये वो एडजस्ट करवा लेने हैं। ठीक है, जो 10,000 है तो क्या करना है, 10,000 से डेटर कम कर दो अपना। पेमेंट अभी नहीं हो रही, ये नहीं है कि 2,000 रुपये दे दो भाई, 2,000 की पेमेंट नहीं है, ये बात हमें पता चल गई कि 10,000 रुपये कट सकते हैं दोनों जगह से। तो 10,000 रुपये क्रेडिटर में से लेस कर देना है और 10,000 डेटर में से। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है मुझे 10,000 लेने हो और 12,000 देने हो, तब भी 10,000 ही लेस होंगे। देखो एडजस्टमेंट कितने की होगी, 10,000, यानी कि जो कम वाला अमाउंट है वो दोनों जगह से हमेशा लेस हो जाएगा जब कभी भी कॉमन डेटर या क्रेडिटर्स आएंगे। तो इस तरह की काफ़ी सारी एडजस्टमेंट आएंगी क्वेश्चन में। बाकी एडजस्टमेंट्स को हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में देखते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अभी तक के लिए, यहाँ तक के लिए ओके है, डन है। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, चेक कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।